वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर 3 आव्यूह या मैट्रिसेस को पढ़ेंगे। तो आव्यूह क्या होता है, इसको जानने से पहले हम समझते हैं कि आव्यूह की संकल्पना जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे डेवलप हुई है। तो सबसे पहले आपने रैखिक समीकरण पढ़ी है हाई स्कूल में, है ना, लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है माना, या 2x माइनस 3y इजकल टू 4 है। इस तरह से जो इक्वेशन है हमने क्लास 10th में पढ़ी है और इसको हमने सॉल्व भी किया है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है, जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है, इनको लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन को इनको सॉल्व करने के लिए जो है आव्यूह की संकल्पना का डेवलपमेंट हुआ है। अब हम ये भी सोच सकते हैं कि ये तो बहुत ईजी है भाई, ये है, या इस तरह से हो सकता है कि 3 चरों में हो जाए, एक्स प्लस वाई प्लस 2z समथिंग कुछ माना 7 है। इस तरह की जो इक्वेशन है, ये तो 2 चरों में, ये 3 चरों में या 4 चरों में, इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। तो फिर हमें आव्यूह पढ़ने की ज़रूरत क्या है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2-3 चरों में, 4 चरों में ना हो, के बहुत सारे चरों में हो, इस तरह से कोई इक्वेशन हो, है ना। ए मतलब हमने A1 के रूप में चर ले लिया, 2A2 प्लस A3 प्लस समथिंग, है ना, प्लस AN करके कोई हमारे पास इक्वेशन हो, कोई n के बराबर, कोई नेचुरल नंबर n के बराबर हो। ये तो मतलब ये बहुत सारे वेरिएबल्स में A1 A2 क्या है, यहाँ पर ये वेरिएबल्स है। तो जैसे जैसे वेरिएबल्स की संख्या बढ़ेगी, हमारे लिए इसका वैल्यू निकालना क्या होता जाएगा, जटिल होता जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आव्यूह का संकल्पना का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और उस प्रोग्रामिंग में कितने भी चर हो, कितने भी वेरिएबल हैं, उनकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है तो ये हो गया इसका डेवलपमेंट। अब होता है इसका जो ये हुआ, तो इसका प्रयोग आज के ज़माने में कहाँ कहाँ होता है। शुरुआत में केवल लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए इसका डेवलपमेंट हुआ, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको जो है मतलब काफ़ी जगहों पर, जैसे साइंस में हो गया, इकोनॉमिक्स में हो गया, बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स में इनके स्टडी होती है। जैसे कंप्यूटर में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, उसकी स्प्रेडशीट बनाने के लिए। अब स्प्रेडशीट बना रहे हैं तो भाई इकोनॉमिक्स में भी काम आ सकती है, जेनेटिक्स आनुवांशिकी में काम आ सकती है ना, साइकोलॉजी में काम आ सकती है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इन सब जगहों पर जो है आव्यूह का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है, जिसका बड़ा बहुतायत में क्या हो रहा है, अनुप्रयोग हो रहा है। अब हम समझते हैं कि आव्यूह क्या होता है ना। आव्यूह, या इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स या आव्यूह। तो अब आप देखें, सब शब्द मैट्रिक्स लिखा है मैंने और ऊपर है मैट्रिसेस, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैट्रिसेस एक्चुअल में इसका प्यूरल हो गया और मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर हो गया। ठीक है, अब आव्यूह पर आते हैं। तो आव्यूह का जो अर्थ है, ये होता क्या है, इसी शब्द में छुपा हुआ है। जो ये वर्ड है आव्यूह, इसी शब्द आव्यूह में इसका अर्थ छुपा हुआ है। तो हम यहाँ से आ ले लेते हैं। आ का यहाँ का मतलब हो गया आयताकार। ठीक है, और व्यू का मतलब होता है व्यवस्था। तो क्या हो गई, आयताकार व्यवस्था। किसकी व्यवस्था, संख्याओं की। अब संख्या क्या हो सकती है भाई, संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, रियल नंबर, या वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े, सम्मिश्र संख्या कक्षा 11 में पढ़े। ठीक है, संख्याओं या किसका, फलनों का। तो आव्यूह क्या हो गया, संख्याओं या फलनों का आयताकार जो व्यवस्था है, विन्यास है, उसको क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, और इसको दिखाएंगे कैसे, इसको सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स के द्वारा दिखाते हैं। और जो आव्यूह है उसको इस तरह से एक बॉक्स टाइप का बना दो, है ना, इस बॉक्स के अंदर उसको दिखाया जाएगा। अब जो ये संख्याएं या फलन जो होती हैं इस व्यवस्था में, जो हमने अरेंज की है, इनको इसका अवयव बोलते हैं। माना हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने माना बोला 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से हमने कुछ संख्याएं ले ली है और हमने इनका अरेंजमेंट किया है।
तो ये जो 1 2 3 4 ये क्या कहलाएंगे इसके 1 2 3 4 5 6 ये कहलाएंगे इसके अवयव। अवयव के क्या कहलाएंगे ये अवयव कहलाएंगे, या इनको एलिमेंट भी कहते हैं, है ना। हो सकता है कई बार हम एलिमेंट का प्रयोग करें, शब्द का प्रयोग करें, कई बार हम अवयव शब्द का प्रयोग करें, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, अब आप देख रहे हैं इसमें इस तरह से जो ये बन रहे 1 2 एक लाइन जैसे बन रही है इस तरह से, ये कहलाते हैं इसमें रोज, रोज या पंक्तियां, ये क्या कहलाएंगे अवयव में रोज। और आप ये भी देख रहे हैं इस तरह से, है ना, ये इनको कहते हैं कॉलम, क्यों खड़े हैं ना ये कॉलम कैसे होते हैं या स्तंभ होते हैं भाई। बहुत इजी है भाई, पंक्तियां लेटी भी होती है ना। पंक्तियां क्या होती है हॉरिजेंटल होती हैं, और स्तंभ क्या होते हैं स्तंभ खड़े होते हैं। तो ये तो हो गए स्तंभ, और ये क्या होगी पंक्ति। इनको आप नाम भी दे सकते हैं, तो इसको बोलेंगे जो पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति को हम R2 कहते हैं, और तीसरी पंक्ति को R3 कहेंगे। उसी प्रकार से स्तंभ है, तो ये पहले स्तंभ को हम C1 से यानी कि कॉलम 1, और दूसरे स्तंभ को हम C2 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हमने ले लिया इसका। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने माना एक एग्जाम्पल एक कोई बी ले लिया, और बी को हमने इस तरह से दिखा दिया कि ABC, है ना, DEF, इस तरह से हमारे पास एक अवयव है बी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो इसका ये क्या है, इसकी ये पंक्तियां हैं, इसकी रोज हैं, और ये जो है इस तरह से ये क्या है, इसके स्तंभ है, कॉलम है। ठीक, अब इसमें कितनी रोज है 2 रोज है, और कॉलम कितने हैं इसमें तीन कॉलम है, C1 C2 और C3। तो इस प्रकार से आपने एक चीज और देख ली है कि इसमें है जो हमने ए लिया था, अवयव ए लिया था, इसमें कितने कितने हैं, कितने रोज है 3 रोज है, और कितने स्तंभ है 2 स्तंभ है। तो जो हमने ये लिखा है ना 3 गुणा 2, इसको बोलते हैं अवयव की कोटि या ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जो ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 3x2। अच्छा, अब आप बी पे आइए, जो अवयव बी है इसमें आप देखेंगे कि रोज कितने हैं, रोज हैं 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं इसमें खड़े में जो खंबे हैं, खंबा बोले स्तंभ बोले, ये कितने स्तंभ है इसमें 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर बोले या कोटि बोले, शब्द एक ही है। हम कुछ भी शब्द, देखो मैं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी करता हूँ बीच बीच में, इसका उद्देश्य ये होता है कि आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, BSc में जाएंगे, तो वहाँ पर चांसेस है कि आपको हिंदी मीडियम बिल्कुल ना मिले, और वैसे भी हिंदी मीडियम में हो सकता है आपको जो है अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स ना मिले, तो इंग्लिश का ही सहारा लेना पड़ेगा ना। और वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो जो वर्ड्स होते हैं वो सारे, अगर आपने वर्ड्स पर आप फैमिलियर होंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं दोनों वर्ड्स का प्रयोग करता हूँ, अंग्रेजी वर्ड्स का भी और हिंदी वर्ड्स का भी। तो ये कोटि या ऑर्डर एक ही चीज़ है। तो ये बी की कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 2 गुणा 3। अच्छा, इसमें अब ये हमने 3 गुणा 2 लिखा है, ये 2 गुणा 3 है, इससे कंफ्यूज नहीं, आप इसको 6 नहीं लिखेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे इसकी ऑर्डर 6 है या इसका ऑर्डर 6 है, नहीं, ये 3 गुणा 2 का मतलब इससे ये चीज पता चल रही है कि इसमें 6 अवयव है। ठीक है, तो अवयव भले दोनों में ए और बी आप देख रहे हैं, दो हमने लिए हैं, अवयव दोनों में, एलिमेंट दोनों में 6 है, लेकिन कोटि दोनों की अलग है। तो कोटि से क्या हो रहा है, कोटि से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक सूचना मिल रही है कि अवयवों को किस तरह से हमने अरेंज किया है। ठीक है, और कोटि से एक और चीज पता चल रहा है कि पहला वाला जो इसका होगा, पहला जो डिजिट होगा ये बताएगा आपको पंक्तियों की संख्या। ठीक है, तो ऑर्डर इसका मतलब, और दूसरा जो डिजिट होगा वो क्या बताएगा आपको स्तंभों की संख्या। तो ऑर्डर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ना, ऑर्डर बोले या कोटि, मतलब एक आव्यूह की कोटि को कैसे, क्या मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि आव्यूह में रोज कितने हैं क्रॉस कॉलम कितने, तो ये क्या हो जाएगी उस आव्यूह की कोटि। मतलब जो पहला डिजिट होगा वो आपको बताएगा रोज को, और दूसरा डिजिट हो जाएगा वो क्या बताएगा कॉलम को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके बाद
जनरल मतलब एक व्यापक रूप से हम किसी आव्यूह को कैसे दिखाएं। आव्यूह का व्यापक निरूपण या जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलते हैं माना हमारे पास कोई m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है। ठीक है, क्या है हमारे पास, क्या है, m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है। जैसा एक आव्यूह है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। इससे क्या पता चल रहा है कि उसमें m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। क्लियर, m पंक्तियां हैं और n, मैंने बोला पहला वाला जो डिजिट है वो बताएगा पंक्ति को, यानी कि पंक्ति कितनी है m, और n क्या बताएगा, स्तंभों की संख्या को। तो हमने ले लिया कि वो आव्यूह a है। ठीक है, और a को हमने इस तरह से दिखा दिया। हमने कहा ये इसका A11, A12, A13 और इस तरह से ये है A1n। यहाँ पर हमने कहा A21, A22, A23 और A21। अब आप ये देख रहे हैं कि जो हमने ये दिखाया ना A11, ये क्या दिखा रहा है कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। इसमें भी जो पहला डिजिट है वो पंक्ति को बताएगा और दूसरा डिजिट है, दूसरा जो अंक है वो स्तंभ को बताएगा। जैसा हम यहाँ पर आए, इसमें पहला डिजिट 1 है ना, तो पहली पंक्ति आप देखेंगे पहला डिजिट सब में 1 ही होगा, अर्थात ही क्या है, पहली पंक्ति। पहला डिजिट किसको बता रहा है, पंक्ति। फिर से ध्यान देंगे, पहला डिजिट बता रहा है पंक्ति को और दूसरा डिजिट किसको बता रहा है, स्तंभ को। अभी दूसरा स्तंभ है तो यहाँ पर ये 2 आया है, तीसरा स्तंभ है 3 आया है, ये nवां स्तंभ हमने माना इसमें n स्तंभ है तो ये क्या बता रहा है, ये n आया है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी हो सकता है। और जो अब ये तो पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति माना इसमें हमने बोला, क्या बोला था कि हमने इसमें m पंक्तियां हैं तो ये आ जाएगा a m, और क्योंकि ये स्तंभ पहला है तो a m1। अच्छा, ये पंक्ति तो mv है लेकिन स्तंभ कौन सा है, दूसरा है। पंक्ति तो mv है लेकिन स्तंभ कौन सा है, am3। इसी प्रकार से हम आगे जाते हैं और ये आ जाएगा a, देखो पंक्ति तो mv है और स्तंभ कौन सा है, n। तो ये हमने इसको क्या दिखा दिया, हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, एक जनरली किसी आव्यूह को दिखा सकते हैं। अब इसका कभी कभी आता है कि एक शॉर्ट तरीके से हम इसको कैसे दिखाएं, तो a को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। a बराबर हो जाएगा ai j m क्रॉस n। अब आपने बोला ये i और j कहाँ से आ गया, तो हमने कहा कि i हमने एक स्वेच्छ कोई पंक्ति ले ली यहाँ पर से, कोई भी स्वेच्छ, तो ये यहाँ पर माना हमने बोला i कुछ भी हो सकता है, ये i। अब पहला स्तंभ है तो i वहाँ ले रहे ना, i कोई पंक्ति ले ली तो ये i हो गया उसका जो अवयव, और पहला स्तंभ है तो ये i1, i में पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, i में पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, और इसी तरह से हम यहाँ गए i भी पंक्ति है और nवां स्तंभ है। इस तरह से हमने लिया है। ठीक, यहाँ से हमने कोई स्वेच्छ jवां स्तंभ ले लिया, तो jवें स्तंभ में क्योंकि पहली पंक्ति है तो 1 आएगा और a1 j आ जाएगा। दूसरी पंक्ति है तो a2 और jवां स्तंभ है a2 j। इसी प्रकार से हम यहाँ तक आए। अब ये देख रहे थे तो i भी पंक्ति तो ai हो जाएगा और ये ai j आ जाएगा, मतलब iवीं पंक्ति और jवां स्तंभ। ठीक है, और नीचे आएंगे इसमें तो ये mवीं पंक्ति है और jवां स्तंभ है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देख लिया कि i और j क्या है, हमने कोई स्वेच्छ मतलब हमने पंक्ति और स्तंभ लिए। ठीक है, iवीं पंक्ति और jवें स्तंभ, तो जो उसका aij क्या, iवीं पंक्ति और jवें स्तंभ का कोई भी अवयव है वो aij। तो यहाँ से i और j हमें क्लियर हो गया कि i का जो न्यूनतम मान होगा वो 1 होगा, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू i, और i का जो मैक्सिमम मान होगा वो क्या होगा, m, यानी कि i क्या है 1 और m के बीच में है। ठीक, उसी तरह से j का जो न्यूनतम मान है 1 और j का जो अधिकतम मान है वो n, यानी कि j ये भी क्या हो जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू j इज लेस देन इक्वल टू n। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी पद को दिखा सकते हैं। तो एक्चुअल में ये aij क्या है, aij एक एड्रेस है किसी भी पद का, किसी भी एलिमेंट, पद नहीं बोलेंगे बल्कि अवयव का, किसी आव्यूह में इसका क्या है, एड्रेस है। इसको लिख भी लो चाहे आप, तो यह है इसका एड्रेस है। किसका एड्रेस है, किसी अवयव का,
ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, जो हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए थे, जैसा पहले इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हमने कहा कि भाई ये ठीक है, हम इसमें A11 क्या होगा, A12 कैसे निकालेंगे। तो हम जैसा A11 देखते हैं यहाँ पर, A11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति तो ये आ रही है और पहला स्तंभ ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1। तो A11 कितना आ गया, 1। हमने कहा कि A21 कितना आ रहा है, A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति तो ये आ रही और पहला स्तंभ है, तो A21 कितना आ गया, 3। हमने कहा कि A32 कितना है, तो A32 का मतलब तीसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ, तो A32 कितना आ जाए, 6। और हम कहते हैं कि A23 कितना आ रहा है, यहीं पर देख लेते हैं, इसमें यहाँ पर देखेंगे A23 कितना होगा, तो A23 मतलब दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, ये तो होगा ही नहीं है। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी पद की स्थापना, मतलब उसको अरेंज कर सकते हैं किसी आव्यूह के अंतर्गत। तो यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस या आव्यूहों के प्रकार कुछ नहीं है, बस इनके नाम में ही छुपा हुआ है ये क्या होते हैं। तो जैसा इसमें पहला है कॉलम या स्तंभ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, सिर्फ स्तंभ होता है, यानी कि एक स्तंभ होता है, तो उसको बोलेंगे। जैसा कोई एग्जांपल लेते हैं, ए ले लिया माना, और हमने कहा कि ए बराबर है 1 2 3, तो आप देखेंगे ये क्या है, एक स्तंभ मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें देखो रोज भले 3 है लेकिन कॉलम कितना है, 1 है, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3 × 1, ठीक है। और इन जनरली यदि किसी में m पंक्तियां हैं और तो उसकी कोटि क्या हो जाएगी, m × 1 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह, अर्थात ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल क्या होगी, रो होगी, एक रो होगी, है ना। कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, तो कोई भी एग्जांपल ले लो, माना 2 4 7 8, इस तरह से हमने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक। तो इसमें सिर्फ क्या है, एक रोज है और कॉलम कितने हैं, 4। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, कोटि हो जाएगी 1 × 4। यदि इसमें माना n ये होते, n कॉलम होते, तो 1 × n हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, रो मैट्रिक्स। अगला होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब अब देखो स्क्वायर तो हम पता ही, वर्ग क्या होता है, जब लंबाई और चौड़ाई ऐसी आकृति, इसमें लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है, उसको वर्ग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लंबाई और चौड़ाई तो है नहीं, यहाँ पर क्या होंगे, रोज और कॉलम है। तो अर्थात जब रोज बराबर क्या होते हैं, कॉलम, तो यदि m है ना, रो इक्वल टू क्या है, कॉलम, जब ये बराबर होते हैं, है ना, या हम इसको कह सकते हैं यदि m को अगर रोज से लिखें और n को कॉलम से लिखें, तो m बराबर जब n होता है किसी आव्यूह में, तो हम बोलेंगे वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने माना कोई हमने अवयव इस तरह से हो सकता है, देखो इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये हो सकता है 3 2 1 6, ये किसका एग्जाम्पल है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, जो पहले वाला इसकी कोटि है 1/1, दूसरे वाली कोटि 2/2, भाई ये 3/3 में भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसमें 3 रोज है, 1 2 3, और 3 ही कॉलम है, तो ये भी क्या हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जहाँ पर m बराबर क्या होता है, n होता है, ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब रोज बराबर कॉलम। अब नेक्स्ट होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमने जब स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, उसी का ही एक फॉर्म है, उसी का एक विशेष रूप है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स इस प्रकार से होगा, जैसे 2 3, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब एक और एग्जांपल देखता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डायगोनल, हमने कहा 1
4 7 0 0 0 0 0 और 0। अब इसमें इन दोनों में आप चीज एक आपने देखा होगा कि ये वाले जो हैं एलिमेंट इस तरह से ये नॉन जीरो हैं, बाकी सारे क्या हैं, जीरो हैं। तो अच्छा, इनको बोलते हैं डायगोनल, क्योंकि इनके डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे क्या होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, मतलब जीरो नहीं, और बाकी क्या होंगे, जीरो होंगे। अब एक प्रश्न ये भी होता है, आप ये भी सोच सकते हैं भाई डायगोनल तो ये भी होता है, जैसे हम वर्ग में क्या होता है, डायगोनल तो ये वाला भी होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये तो जीरो है। लेकिन आव्यूह में हम डायगोनल उसको बोलेंगे जिसमें क्या होता है, आई बराबर जे, मतलब जिन जिन अवयवों में आई बराबर क्या होगा, जे। जैसे A11 A22 और A33, यहाँ पर 1 1 मतलब आईवीं पंक्ति पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो यही डायगोनल होता है आव्यूह में। तो ये ध्यान रखना है कि ये डायगोनल हमने इसको क्यों माना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायगोनल। यानी कि डायगोनल एलिमेंट में जहाँ पर आई बराबर जे हैं वो क्या होंगे, नॉट, वो जो अवयव होंगे वो जो है नॉट इक्वल टू जीरो, और जहाँ पर आई बराबर जे नहीं होगा वो वाले एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स की विशेषता है। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट एक्चुअल में है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक विशेष रूप है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होता है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही विशेष रूप है। अर्थात कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो वो स्केलर मैट्रिक होगा यदि कैसा हो, 2 0, इस तरह से हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया। अच्छा, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हमने लिया 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का है। फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स क्योंकि डायगोनल में ही है, लेकिन इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर में एक ये हो जाता है कि यहाँ पर सारे अवयव जो हैं जरूर नहीं कि बराबर हों, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स वो होगा जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होने चाहिए, और बाकी सारे जीरो होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया डायगोनल और मतलब डायगोनल भी एक, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट कहाँ कर जाता है कि इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट समान ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट को, जो ऐसे आव्यूह को, ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी। जैसे नाम से पता चल रहा है तत्समक आव्यूह, तो तत्समक आव्यूह ये भी एक क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है और ये स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, लेकिन जो इसके और विशेषता है कि जो इसका डायगोनल होगा, देखो वो क्या होना चाहिए, 1 1 होता है। वो क्या होता है, 1 1। एक और एग्जांपल 3 बाई 3 में ले लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या हो गया, ये भी ये 2 बाई 2 का है, इसकी कोटि 2 बाई 2 है, इसकी कोटि कितनी है, 3 बाई 3 है ना। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0। इसके डायगोनल जो होंगे वो क्या होंगे, सेम है, और साथ में क्या है, 1 है। तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि सारे ही जो ये मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर डायगोनल, ये सारे इनमें क्या है, रोज बराबर क्या है, कॉलम। कोई जो रेक्टेंगुलर जो है या स्तंभ मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है, वो कभी भी क्या क्या नहीं हो सकता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कोई जो आयता रेक्टेंगुलर जिसमें रोज बराबर कॉलम नहीं है, वो क्या नहीं हो सकता, आइडेंटिटी होने के लिए क्या जरूरी है कि वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, और उसका डायगोनल में क्या होगा, 1 1 1 ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अलावा मैट्रिक्स का एक और फॉर्म होता है जिसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना, शून्य आव्यूह, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स जिसके सारे, जैसे नाम से पता चल रहा है, नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके सारे अवयव क्या होते हैं, जीरो। इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो हमने अब तक ये पढ़े, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारे क्या थे, इनमें ये रोज बराबर कॉलम। लेकिन जीरो मैट्रिक्स में ये कोई जरूरी नहीं। देखो इसकी कोटि तो 2 बाई 2 है पहले वाले की, और इसकी कोटि कितनी है, 2 बाई
3, 2 रोज और 3 कॉलम। तो इसका जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना आवश्यक नहीं, किसका? जीरो मैट्रिक्स का। ये हो गया टाइप्स ऑफ हमारे पास मैट्रिसेस। अब है आव्यूहों की समानता या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में। तो दो आव्यूह हैं हमारे पास, माना है ए है AIJ और दूसरा आव्यूह है B और इसको हमने बोला ये BIJ है, ठीक है। ये जनरल टर्म्स हैं इनके। तो ये क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। तो ये दोनों A और B क्या होंगे? इक्वल। तो ये दो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए इनको। पहली कंडीशन है कि इनकी कोटि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कोटि समान होनी चाहिए, ठीक है। ठीक, अर्थात अगर एक 2/3 का है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? 2/3 का होना चाहिए। मतलब एक 3/4 का है तो दूसरा भी 3/4 का ही होना चाहिए। तब हम कंसिडर कर सकते हैं कि उनकी वो क्या है? समान हो सकते हैं। माना एक 2/3 का है, एक की कोटि माना 2/3 है और बी की कोटि 3/2 है, तो इनके समानता का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, हम कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कि कोटि समान होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं, जो संगत अवयव होते हैं दोनों अवयवों में, वो भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अर्थात AIJ बराबर क्या होना चाहिए? BIJ। इसका मतलब क्या हो भाई कि माना A11 क्या हो जाएगा? B11। पहले का जो मतलब पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का जो अवयव है वो दूसरे अवयव का पहली पंक्ति इस तरह से होना चाहिए, है ना। और कर दे, जैसे माना A12 इजकल टू क्या होना चाहिए? B12, है ना। A23 इजकल टू B2। मतलब एक जनरल हम कोई भी अवयव ले लें तो जितना ये वाला समान क्या होना चाहिए? दोनों के क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि क्या है? अवयव की कोटि आप दोनों अवयव क्या हैं? आपस में समान है। थोड़ा एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि एक हमारे पास अवयव A है, वो 2 3 0 1 है ना। अवयव B है हमारे पास 3 2 0 1 है ना। अवयव C है हमारे पास 2 3 0 1 6 और 7। इस तरह से हमारे पास तीन अवयव हैं। अब आप देखिए, और एक अवयव हमने D और ले लिया। D इजकल टू है 3 2 और 0 1। अब हम देखें कि कौन इसमें समान है। देखो A B भले क्या इनकी कोटि समान है लेकिन इनके संगत अवयव बराबर नहीं है। देखो A की कोटि भी 2/2 है और B की कोटि भी कितनी है? 2/2 है। लेकिन A का A11 कितना है? 2 और B का B11 कितना है? 3। ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? दोनों A बराबर नहीं। इससे क्या हो जाता? A बराबर नहीं है B। अच्छा, A जो है D के भले कोटि समान है लेकिन ये इसके बराबर भी नहीं है, क्योंकि इनके संगत अवयव जो है समान नहीं है। A जो है C के बराबर भी नहीं है। मतलब ये तो देख के पता चल रहा है। कैसे चल रहा है कि इसकी कोटि तो 3/2 है और इसकी कोटि 2/2 है। तो इनकी कोटि ही समान नहीं, तो फिर आगे तो हम बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अब हम B और D में आए तो देखो B और D दोनों की कोटि क्या है? इसकी भी 2/2 है और D की भी 2/2। इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये समान हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आगे क्या करना है? संगत अवयव देखेंगे। इसका B11 3 है और इसका D11 3 है ना। ये वाला अवयव इसका इसके बराबर है और इसका B12 2 है और इसका D12 भी 2 है, बराबर है। अच्छा, इसका देखो B21 0 है, D21 भी 0 है, B22 1 है, D22 भी 1 है। तो यानी कि B और D के क्या है? कोटि भी बराबर है और संगत अवयव भी क्या है? बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? B बराबर D। तो ये दोनों अवयव क्या हो जाएंगे हमारे पास? समान आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही है। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।